नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर युवा शक्ति सबसे बड़ा इंजन, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में मुख्य सचिवों के सम्मेलन को किया संबोधित। राज्यों से विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने और सेवा क्षेत्र को नई गति देने का आह्वान। कहा, भारत को एक वैश्विक सेवा महाशक्ति बनाने की दिशा में साझा प्रयास जरूरी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु की यात्रा पर। पुदुचेरी में एक नागरिक अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। महाकवि भारतीयार की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। केरल के वर्कला में शिवगिरी तीर्थ यात्रा में होंगे शामिल। रामेश्वरम में चौथे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी कालवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर में की यात्रा। सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी रहे मौजूद। आईएनएस वागशीर P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली और भारत की किसी भी राष्ट्रपति की ये दूसरी यात्रा। मोदी सरकार विकसित भारत में मजबूत हेल्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। आईएमए नेटकॉन 2025 को किया संबोधित। कहा, समय आ गया कि मेडिकल क्षेत्र के एथिक्स को आज की जरूरतों के मुताबिक रिफाइन किया जाए और मेडिकल एजुकेशन का बने अभिन्न हिस्सा। और स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बाद ऋचा घोष की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए चौथे T20 मैच में श्रीलंका को 30 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। जीत के साथ ही भारत 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है और इसका सबसे बड़ा इंजन देश की युवा शक्ति और अनुकूल जनसांख्यिकी है। उन्होंने राज्यों से विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने और सेवा क्षेत्र को नई गति देने का आह्वान किया और कहा कि भारत को एक वैश्विक सेवा महाशक्ति बनाने की दिशा में साझा प्रयास जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को मजबूत करना और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक साझा रोड मैप तैयार करना था। इस साल की थीम ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कैसे सामूहिक रूप से काम किया जा सकता है, इस पर अपने विचार सामने रखे। प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को दोहराया। नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भारत की जनसंख्या को केवल डेमोग्राफी के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सशक्त मानव पूंजी के रूप में देखना होगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, सर्विस सेक्टर को सशक्त करने की अपील की और कहा कि भारत को एक वैश्विक सेवा महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखें। अपने संबोधन के दौरान गुणवत्ता पर भी उन्होंने खासा जोर दिया और कहा कि शासन, सेवा, वितरण और विनिर्माण हर क्षेत्र में गुणवत्ता को प्राथमिकता बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का पर्याय बनाने और जीरो डिफेक्ट के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में 2025 की कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियों के बारे में बातचीत की। पूरे देश को एक साथ इन बातचीत ने जोड़ा है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मन में पूरे साल की यादें घूम रही हैं। उन्होंने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले क्षण दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बना। उन्होंने कहा कि दुनिया ने स्पष्ट रूप से देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां,
जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजे। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। ये बात भी सही है, इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी, अनेक क्षेत्रों में झेलनी पड़ी। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय युवाओं से विकसित भारत के लिए विचार साझा करने और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने का आह्वान किया। आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित हैं। साथियों, भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग।
पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा एडिशन होने वाला है। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। इसमें हमारे युवा इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडियाज शेयर करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्सुक हूं। साथियों, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही इससे जुड़ा एक क्विज कंपटीशन हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। एक निबंध प्रतियोगिता भी हुई जिसमें स्टूडेंट्स ने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर से भारतीय समुद्री क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी से समुद्री दौरा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई। इससे पहले फरवरी 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वो पहले राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने पनडुब्बी में यात्रा की थी। समंदर पर राज करेंगे वीर, समंदर पर राज करेंगे वीर, समंदर पर राज करेंगे वीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रविवार देर शाम रांची पहुंची। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर, गुमला और रांची में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। आज सुबह 10:30 बजे पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के बाहरी इलाके करंडी स्थित दिसोम जाहिर थान प्रांगण में वो जाएंगी, जहां ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। ओल चिकी आंदोलन की शुरुआत 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने की थी। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ और दिसोम जाहिर थान समिति संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। इसके बाद दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति गुमला जाएंगे और अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति पुदुचेरी में एक नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति महाकवि भारतीयार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुदुचेरी में एक आवास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति पुदुचेरी के पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और पुदुचेरी के बाद उपराष्ट्रपति केरल जाएंगे और आज ही केरल में आयोजित होने वाले
त्रिवेंद्रम महोत्सव 2025 में भी भाग लेंगे। यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन केरल के वर्कला में शिवगिरी तीर्थ यात्रा में शामिल होंगे। तिरुवनंतपुरम में मार इवानियोस कॉलेज के प्लैटिनम जुबली समारोह के समापन अवसर पर भी वो हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति तमिलनाडु के रामेश्वरम में चौथे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन IMA नेटकॉन 2025 को संबोधित किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नेटकॉन 2025 को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण समग्र दृष्टिकोण के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र मूल रूप से सेवा का क्षेत्र है, जहां गंभीर बीमारी की स्थिति में डॉक्टर मरीज के लिए ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। इस बात पर जोर दिया कि 100 साल पहले तय किए गए मेडिकल एथिक्स के मानदंड आज की परिस्थितियों में अप्रासंगिक हो चुके हैं। ऐसे में IMA को चाहिए कि वो स्वास्थ्य क्षेत्र की नैतिकता को फिर से परिभाषित करने के लिए विशेष टीम का गठन करे और वर्तमान की जरूरतों के अनुरूप बनाए। कहते हैं कि आप लोग जिस व्यवसाय में हो, जिस क्षेत्र में हो, ये मूल रूप से सेवा का क्षेत्र है। पर मैं भी ऐसा मानता हूं, जब कोई व्यक्ति बीमार होकर डॉक्टर के पास जाता है और विशेष रूप से जब गंभीर रूप से बीमार होकर जाता है, उसको कहीं और ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता। उपचार करने वाले डॉक्टर में ही ईश्वर का दर्शन होता है। तो इस क्षेत्र के एथिक्स के डायमेंशन को भी 100 साल के बाद एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। जिनका जीवन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, मैं तो आग्रह करूंगा कीर्तन भाई और डॉक्टर नायक को कि आप लोग एक टीम बनाकर एक ऐसी टीम बनाइए कि जो इस क्षेत्र के एथिक्स को भी रीडिफाइन करे, आज के अनुसार बनाए। 100 साल पहले बनाए गए एथिक्स के डायमेंशन और दायरे आज काल बाह्य हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इसका मेडिकल एजुकेशन में भी समावेश करने के लिए एक सुझाव IMA ने भारत सरकार को देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस अकेला सिखाने से कोई सफल डॉक्टर नहीं बन सकता। इस क्षेत्र के जो एथिक्स के सारे डायमेंशन हैं, वो हमारे शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए और ये करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि एथिक्स को कोई थोप नहीं सकता। एथिक्स कानून से नहीं आ सकते, मॉरल चीज है। अगर आप ही एथिक्स को रीडिफाइन कर भारत सरकार को देते हैं और उसको मेडिकल एजुकेशन के कोर्स का हिस्सा बनाते हैं, तो आने वाले दिनों में जो भूपेंद्र भाई ने बताया संख्या बहुत बढ़ा दी है, मगर मुझे लगता है संख्या अच्छे डॉक्टरों की बढ़ेगी, सेवा को धर्म मानने वाले डॉक्टरों की बनेगी, जिसकी बहुत जरूरत है। एक सम्मान जो जनता के मन में इस 100 साल की तपस्या के कारण अर्जित हुआ है, एक विश्वास अर्जित हुआ है, वो विश्वास को कई दशकों तक, सदियों तक आगे ले जाने के काम ये रीडिफाइन एथिक्स करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता और आपात स्थिति से निपटने के लिए एक एकीकृत और भविष्य की व्यवस्था को संस्थागत रूप देने से संबंधित एक स्थायी और 24/7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष PCR का संचालन शुरू किया है। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि PACR एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके जरिए उड़ान भवन में नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरलाइन संचालक और अन्य प्रमुख हितधारकों के अधिकारी एक ही मंच पर एक साथ आते हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर से अब तक
पीएसीआर में केंद्रीय निगरानी और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से 13,000 से अधिक यात्रियों की शिकायतों का समाधान हो चुका है। उड़ान में देरी, रद्द होने, धन वापसी और सामान संबंधी समस्याओं से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता दी गई है और यात्री चार्टर के प्रावधानों के अनुसार उनका समाधान किया गया। नागर विमानन सचिव ने कहा कि मंत्रालय समर्पित मानव संसाधन, उन्नत तकनीकी सहायता और बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाओं की व्यवस्था करके पीएसीआर को अधिक मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये प्रणाली हमेशा यात्रियों को सहानुभूति, दक्षता और जवाबदेही के साथ सेवा प्रदान करता रहे। और खबर क्रिकेट के मैदान से। श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में रविवार को भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की शतकीय साझेदारी के दम पर श्रीलंका को 30 रन से हरा दिया। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी हुई। दोनों के बीच हुई यह साझेदारी किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। शेफाली ने 46 गेंदों की पारी में 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 79 रन बनाए। वहीं मंधाना ने 48 गेंदों पर 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से 80 रनों की पारी खेली। अंत में ऋचा ने 16 गेंदों पर नाबाद 40 रन की पारी खेली। 4 चौके और 3 छक्के इसमें शामिल रहे। श्रीलंका के लिए कप्तान चमारी अटापट्टू ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो टीम को जीत की दहलीज पार नहीं करा सकी। इस जीत के साथ ही भारत 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से आगे है। इस मैच में मंधाना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। वो भारत के लिए टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बनी। उनके नाम 80 छक्के दर्ज हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचारों, कार्य संस्कृति और लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए नमोत्सव नाम का एक मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया शो आयोजित किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस भव्य संगीत मल्टीमीडिया शो नमोत्व का उद्घाटन किया और ये कार्यक्रम अहमदाबाद के संस्कार धाम घुमा में आयोजित हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियों के साथ। आप बने रहिए सेंसर टीवी के साथ। नमस्कार। माँ भारत की है ये मुस्कान, बाबा साहेब का है ये प्रदान, वतन के लोकतंत्र का है ये वरदान, सारे भारत का है स्वाभिमान। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।
થકી દુનિયામાં દીધા ડંગા વગાના તિરંગા લે લાવ્યા ઘેર ઘેર અને બેટીઓ બચાવીને ગણાવીને ભણાવી બહુ ચૌથી જ ફેલાવી છે ખુશ્બુ ચોમેર તાલી જોઈએ બધાની યોગના પ્રયોગ થકી દુનિયામાં દીધા ડંગા વગાના તિરંગા લે લાવ્યા ઘેર ઘેર અને બેટીઓ બચાવીને ગણાવીને ભણાવી બહુ ચૌથી જ ફેલાવી છે ખુશ્બુ ચોમેર તાલી સિંદૂરની સટાસટી બોલી કેવી બટા જટી મટા જાટકીને કર્યા પાપીઓને ઠારી અને લૂંટાલૂંટ રોકી ધાણ ખૂટ કાઢ્યા દેશ બાર કાશીને ઉજેન કર્યો રે ઉધાર સિંદૂરની સટાસટી બોલી કેવી બટા જટી મટા જાટકીને કર્યા પાપીઓને ઠારી લૂંટાલૂંટ રોકી ધાણ ખૂટ કાઢ્યા દેશ બાર કાશીને ઉજેન કર્યો રે ઉધાર